नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर आपका हो जाता है हिस्ट्री का लेक्चर नंबर। ये किसका रहने वाला है? आप कहोगे ये रहने वाला है अंग्रेजों के आगमन से संबंधित। तो अंग्रेजों से संबंधित बहुत ही इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हमारे भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हमारे भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद कौन आए? अंग्रेज वगैरह ने समर्थन दिया था, ठीक ना। तो कौन आए थे? तब तुम्हारे आए थे डच वाले, है ना। फिर डच के बाद कौन आएगा? अब डच के बाद आएंगे अंग्रेज खुद, क्योंकि डचों ने क्या किया था? डचों का एक जो हुआ करता था वायसराय, उसने किसको मरवा दिया था? उन्होंने मरवा दिया था अंग्रेजों के लोगों के लिए, है ना। अंग्रेजों के लोगों को मरवा दिया था जो व्यापारी थे, और उन्हें वहां से भगा दिया था तट से। तो बात करते हैं उसके बाद क्या करते हैं? अंग्रेज खुद व्यापार करने की अनुमति बनाते हैं, है ना, मूड बनाते हैं, ऐसा आप कह सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। सबको पता है हमने क्या कहा था? हमने कहा था जो वास्को डी गामा था। सबसे पहले देखो वास्को डी गामा देखा है यहाँ पर। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो आपको वास्को डी गामा 20 मई, हमने पहले भी इसके अंदर रखा है, 20 मई 1498 में क्या हुआ था? वास्को डी गामा भारत आया था। एक एक चीज को आपको याद करना है। अगर शुरू से आप क्लास लेते हुए आ रहे हो तो एक एक क्लास आपको याद होगी कि हाँ ये क्लास हमने पढ़ रखी है। तो बात करते हैं 20 मई 1498 में वास्को डी गामा आया था, इसके बारे में पहले बता रखा है। तो बात करेंगे वास्को डी गामा द्वारा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भारत में अंग्रेजों का आगमन को, टाइम ना गवाते हुए, ठीक है ना। आपको बस ध्यान से इस पर केंद्रित करना है, मेरी आवाजों को सुनना है, और जो भी आपको ना याद रहे उसका नोट्स बनाते रहना है, शॉर्ट नोट्स। तो बढ़ते हैं। तो वास्को डी गामा द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज के बाद, वास्को डी गामा ने कब की थी भारत के समुद्र की मार्ग की खोज? तो आपको 20 मई 1498 के बाद इंग्लैंड के व्यापारियों भी इंग्लैंड के व्यापारी भी भारत के साथ व्यापार करने की आकांक्षा से प्रेरित हुए कि भाई पुर्तगाली कर रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे? व्यापार अब स्टार्ट करेंगे। तो बात करेंगे उन्होंने राजा हेनरी सप्तम, जो उस समय जो राजा हुआ करता था इंग्लैंड का, वो कौन हुआ करता था? वो हुआ करता था हेनरी सप्तम। हेनरी सप्तम को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि भैया जी हमको अनुमति दीजिएगा कहां जाने की? आप कहोगे भारत जाने की, मगर और अनुमति देने की प्रार्थना की। लेकिन उस समय उन्हें असफलता नहीं मिली, क्योंकि उस समय किसका पालन हुआ करता था? उस समय यूरोप में पोप का पालन हुआ करता था, है ना। पोप जो था उसका पालन करते थे, इसकी आज्ञा का सभी लोग पालन मानते थे देश के, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बात है इसकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं करता था। उस समय इसकी आज्ञा का पालन था कि यहां पर कौन करेंगे? ओनली पुर्तगाली ही करेंगे। अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच ये यहां पर व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसके हाथ में दे दिया था? ये पुर्तगाल के हाथों में पोप ने दे दिया था। बात करेंगे इसके कई कारण थे। प्रथम कारण क्या था? इसके बारे में देखो, प्रथम कारण क्या था? प्रथम कारण यह था, पहले अंग्रेजों ने यह प्रयास किया कि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व से भारत के जाने की मार्ग की खोज की जाए, क्योंकि सबसे पहले मार्ग किसने खोजा था? तो भैया पुर्तगालियों ने ही खोजा था। तो भैया हक किसका बना? हक बनेगा पुर्तगालियों का। तो पुर्तगालियों का उस पर हक था कि सिर्फ पुर्तगाली व्यापार करेंगे। अगर तुम वहां जाओगे तो टैक्स देना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है ना। और टैक्स दोगे तो रास्ते में वही लोग लूट लेते थे, तो इसलिए व्यापार करने की किसी की हिम्मत थी नहीं। ओनली पुर्तगाली ही व्यापार करते थे, और अपने जाकर वो लिस्बन जो हुआ करती थी, है ना, वहां पर जाकर वो बेच दिया करते थे इन्हीं लोगों के लिए। तो वहां पर ज्यादा दामों में इन लोगों को बेचा करते थे। तो बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी से भारत आने की मार्ग की खोज के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं हम? अंग्रेजों की बात कर रहे हैं। पहला कारण क्या था? पहले अंग्रेजों ने यह प्रयास किया कि उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी से भारत जाने का मार्ग की खोज की जाए। इसमें वह क्या रहे थे? इसमें असफल होने के बाद उन्होंने भी कैप ऑफ गुड होप, जिसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज, पहला पुर्तगाली, है ना, पहला पुर्तगाली दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी ध्रुव की खोज, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु कह सकते हैं उसके लिए ना, दक्षिणतम बिंदु की खोज किसने की थी? तो आपको कैप ऑफ गुड होप ने की थी। किसने की थी? कैप ऑफ गुड होप ने। तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु आपको देखने को मिलेगा, जिसकी खोज किसने की थी? कैप ऑफ गुड होप नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने। हम पहले से इसको पढ़ चुके हैं। तो आप कहोगे मार्ग पर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा ऐसा करो, हम भी खोज तो नहीं कर पा रहे रास्ते की, तो ऐसा करते हैं जो कैप ऑफ गुड होप है वहीं से होते हुए चलते हैं, जहां से पुर्तगाली क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। तो बात करते हैं द्वितीय बात क्या थी? द्वितीय कारण क्या था? द्वितीय कारण यह था कि पोप ने विश्व को स्पेन और पुर्तगाल
के मध्य विभाजित कर दिया था कि इधर कौन करेगा, इधर स्पेन का होगा, इधर पुर्तगाली का इलाका होगा। तो पुर्तगाली के इलाके से होते हुए जाना पड़ता था, अरब सागर से होते हुए, तो पुर्तगाली वहां पर अधिकार कर रखा था। तो बात करते हैं तीसरा कार्ड कौन सा, दूसरा कार्ड में देख लिया, अभी उसी को देख रहे हैं। जो हेनरी अष्टम होता है, अब कौन आ गया, हेनरी अष्टम। पहले कौन था, हेनरी सप्तम। हेनरी सप्तम ने जो हेनरी सातवां था उसने क्या अनुमति नहीं दी, मगर हेनरी अष्टम आ रहा है। हेनरी अष्टम के शासनकाल में इंग्लैंड ने पोप की सत्ता मानने से इनकार कर दिया। जो पोप का पूरा दुनिया मानती थी उसका अब बहिष्कार होने लगा, उसका क्या कर दिया, उसको आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। इससे यह वादा समाप्त हो गई कि तृतीय क्या था, इससे यह वादा समाप्त हो गई कि हम व्यापार अब नहीं कर सकते। अरे हम व्यापार अब कर सकते हैं, हम तो पोप की बातों का क्या कर रहे हैं, अब उल्लंघन करेंगे, क्योंकि भी सिर्फ पुर्तगाली व्यापार कर रहा है भारत से, हम व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये तो बात भी फिर गलत है। तो इस प्रकार से क्या किया, पोप की आज्ञा का यहां पर उल्लंघन किया इंग्लैंड ने। और बात करेंगे और किसने, इंग्लैंड ने उल्लंघन किया। और बात करते हैं किसने उल्लंघन किया, स्पेन वगैरह ने सहायता दी थी। और बात करते हैं किसने, और तुम्हारा उधर जाकर देखने को मिलेगा कौन, डच देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलो अगले बढ़ते हैं फिर। तो बात करते हैं, ऊपर करते हैं, अभी कहां तक पहुंच गए थे, पोप की सत्ता मानने से इनकार कर दिया, है ना। पोप की सत्ता मानने से इनकार कर दिया। इससे यह वादा समाप्त हो गई कि तृतीय क्या था, ये तो वादा समाप्त हो गई। तृतीय क्या था, इंग्लैंड के साप्ताहिक मल्लाहों, जो इंग्लैंड के साप्ताहिक मल्लाह होते हैं, मतलब सप्ताह में जो जाने आने वाले होते हैं, कह सकते हो, सॉरी साहसी मल्लाह, है ना, साप्ताहिक कह रहा हूं, साहसी मल्लाह की बात कर लें। मल्लाह किसे कहते हैं, जो नाविकों कहते हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, मल्लाह कहते हैं। तो बात करते हैं साप्ताहिक मल्लाह या नाविक, ड्रैग की बात कर लें, बात करते हैं। और बात कर लें किसकी, हॉकिंस ने इंग्लैंड के नाविकों को प्रेरणा प्रदान की, जो हॉकिंस था उसने। और बात करते हैं जो मल्लाह थे उन्होंने उनको क्या दी, अंग्रेजों के लोगों लिए, अंग्रेजों के जो नाविक थे, इंग्लैंड के नाविक थे, उनको प्रेरणा प्रदान की। और बात करते हैं ड्रेक ने समस्त विश्व की यात्रा भी की, किसने, ड्रेक ने बात करते हैं, इसने समस्त विश्व की यात्रा भी की। अब चतुर्थ कार्ड क्या था, यह था तुम्हारा कि 1588 ईस्वी में इंग्लैंड ने एलिजाबेथ के शासनकाल में स्पेन, यहां पर स्पेन होगा, थोड़ा रुको उधर बढ़ाते हैं इसके लिए, ये इधर आ गया, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं। तो बात करते हैं स्पेन के शक्तिशाली नाविक बेड़े ऑर्मेड को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। यह स्पेन का एक बहुत बड़ा, एक प्रकार से कहते हैं नाविक शक्ति होती थी, नाविक शक्ति का एक संघ था, वो कौन सा था, आर्मेड था। आर्मेड स्पेन की बहुत बड़ी नाविक शक्ति का एक केंद्र हुआ करता था, मतलब उसकी आर्मी का, जैसे अपने यहां पर इंडियन आर्मी होता है, उसी के अंदर समझ लो ऐसा ही क्या था, आर्मेड एक फोर्स थी। क्या थी, आर्मेड एक फोर्स, जो कहां पर रक्षा करती थी, जो समुद्र में रक्षा करती थी स्पेन की, ठीक है ना। तो वह बात हो रही है यहां पर कि चतुर्थ कार्य क्या था, चतुर्थ कार्य यह था कि 1588 ईस्वी में इंग्लैंड ने एलिजाबेथ के शासनकाल में, कौन, एलिजाबेथ के शासनकाल में स्पेन के शक्तिशाली नाविक बेड़े आर्मेडा को पराजित करके समुद्र पर, यह आर्मेडा हमने पहले पढ़ रखा है, स्पेन का पढ़ा था तब। तो बात करते हैं आर्मेडा को पराजित करके समुद्र में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो अंग्रेज क्या कर लिए, अब समुद्र में किसका अस्तित्व हो गया, क्योंकि स्पेन के अनुसार आ गया था पुर्तगाल पर स्पेन ने अधिकार कर लिया था, ये हम पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं इस प्रकार भारत के साथ व्यापार करने की यह अंतिम बाधा समाप्त हो गई कि हम यहां पर व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि पोप का उल्लंघन कर दिया। और बात करते हैं जो आपकी कौन सी थी, आर्मिडा फोर्स स्पेन की थी, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। तो अब अधिकार किसका है, अंग्रेजों का है। अरब सागर से होते हुए आराम से कहां जाएंगे, अब अभी बंगाल के अरब सागर से होते हुए और लाल सागर से होते हुए, है ना, हमारे कहां जाएंगे, हमारे भारत में आ जाएंगे। वो व्यापार करना उनका स्टार्ट हो चुका था, रास्ता उनकी क्या हो गई थी, खुल चुकी थी भारत तक की। अब बात करते हैं डार्डवेल लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं अभी डार्डवेल, भाई डार्डवेल इनके नाम याद रखना है, जो लेखक वाले हैं, इनके एग्जाम में भूमिका होती है आपकी। अगर आप इनके नाम नहीं लिखोगे, परिभाषा चाहे बनाकर भी आप लिख दो, मगर इनके नाम आपके होने चाहिए याद, तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे आपके नंबर के लिए। तो बात करेंगे, डार्डवेल लिखता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आवश्यक रूप से एलिजाबेथ युग की शिशु थी। मतलब एलिजाबेथ, अगर बात करें एलिजाबेथ के क्या हो रही थी, जो बात करेंगे यहां पर देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो एलिजाबेथ की शिशु, मतलब एलिजाबेथ ने ही उसको क्या किया था, पैदा किया था, एक प्रकार से समझ लो।
कि एलिजाबेथ ने उसका क्या किया था, निर्माण किया था। ये आप समझ सकते हो, ठीक है ना। ये बात उन्होंने कही है कि डार्डवेल लिखते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आवश्यक रूप से एलिजाबेथ युग की शिशु थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात कर लें तो 22 की बात, इसकी स्थापना यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से नई हेडिंग है ये वाली, ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां से नई हेडिंग है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की हम बात करेंगे, कैसे हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। देखो बात करते हैं 22 सितंबर की, 22 सितंबर 1599 की बात है, 22 सितंबर 1599 की स्थापना है। बात करते हैं 22 सितंबर 1599 में ईस्वी को लंदन के व्यापारियों ने रानी एलिजाबेथ से पूर्व से व्यापार करने के लिए मांग की कि भैया जी हम पूर्व की ओर कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अरब सागर से होते हुए, सॉरी भूमध्य सागर से होते हुए, लाल सागर से होते हुए कहां जाएंगे भैया जी, हम इंडिया में व्यापार करेंगे। तो ये एलिजाबेथ से क्या मांगी इन्होंने, अनुमति मांगी, चार्टर प्रदान करने की प्रार्थना की कि भाई आप चार्टर प्रदान करो और हम कहां जाएंगे, भारत से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो बात कहें, इन्होंने कहा कि वे कहीं व्यापार करेंगे जहां पुर्तगालियों ने, वे वहीं व्यापार करेंगे, मतलब अंग्रेजों से यह भी कहा गया कि आप लोग वहीं व्यापार करेंगे जहां पुर्तगालियों के दुर्ग, भंडार और गृह आदि नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता है अगर ये सब पे व्यापार करना चाहते तो सब पे कर सकते थे, क्योंकि पूरी इंडिया पर इनका अधिकार था। मगर फिर भी देखो पुर्तगाल नहीं गए थे, आपको पता है ना। फिर भी पुर्तगाली जो थे वो हमारे देश से सबसे बाद में गए थे। गोवा को आजाद करा था बिल्कुल लास्ट में, 19 दिसंबर 1961 में, बताया ना आपके लिए, सबसे पहले आए और सबसे बाद में ही गए थे। अगर देखा जाए तो यहां पर किस कारण ये महारानी एलिजाबेथ का आज्ञा थी कि आप लोग वहीं व्यापार करोगे, वहीं व्यापार करेंगे जहां पुर्तगाली दुर्ग हो गए, भंडार हो गए और गृह आदि नहीं होंगे, आप वहीं पर व्यापार करोगे। तो बात करते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, कब, 31 दिसंबर की बात है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के व्यापारियों ने रानी एलिजाबेथ से स्वीकृति तथा आज्ञा प्रताप पत्र पर लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब यहां पर क्या कर देती हैं, यहां पर व्यापारियों के सहयोग से महारानी एलिजाबेथ की बात हो रही है। महारानी एलिजाबेथ इसके जो होता है, मतलब पत्र जो होता है, ठीक है ना, आज्ञा पत्र जो होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वाला, वो मंजूरी दे दी जाती है और इसकी स्थापना की जाती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है ना। याद कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कौन, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा व्यापारिक पत्र जो होता है उस पर अनुमति दे दी जाती है कि आप इंडिया से व्यापार करो। और हमने क्या खोल दी, हमने 31 दिसंबर 2000 याद आता है, पता नहीं क्यों, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्या कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी एलिजाबेथ ने स्थापना कर दी, ठीक है ना। कहां की गई थी ये भी आपको ध्यान रखना है, लंदन में की गई थी। कहां पर, लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। मगर इसका प्रारंभिक नाम ये नहीं था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी हम लेते हैं, जिसका नाम उस दौरान कौन सा हुआ करता था यह आपको याद भी नहीं रहेगा, है ना। तो बात करते हैं, वो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू दी ईस्ट इंडिया, इसका क्या था, नाम हो जाता है। इतना लंबा नाम था, आप यहां को याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप कहोगे दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू दी इंडिया, ठीक है ना। चलो ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया तो लगाएंगे बाद में, है ना। तो इनटू दी ईस्ट इंडिया, तो इतना लंबा इसका पहले नाम हुआ करता था, जो बाद में क्या पड़ जाता है, बाद में हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े फिर। तो बात करते हैं, शुरुआत में इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी, ठीक है ना। आपसे यह भी पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने हुई, किसने की, यह आपको ध्यान रखना है। किसने की, महारानी एलिजाबेथ ने। कब की, 31 दिसंबर 1600 में की थी। कितने सालों को अनुमति दी थी, तो 15 सालों के लिए व्यापार करने की अनुमति दी थी। कहां पर की थी, लंदन में की थी। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। और इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू दी ईस्ट इंडिया, इसका नाम हो जाता है। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। तो बात करते हैं, इस प्रकार कंपनी को भारत और पूर्वी से व्यापार करने का चार्टर प्राप्त हो गया। तो बात करते हैं प्रारंभिक गतिविधियां क्या थी, इसको देखेंगे। प्रारंभ में कंपनी की योजना पृथक पृथक समुद्र यात्रा की थी, मतलब पृथक पृथक कि एक जहाज जाएगा तो दूसरा जहाज आएगा, एक जहाज जाएगा तो दूसरा जहाज आएगा। इस प्रकार से क्या थी, यहां पर आज्ञा दी गई थी, ठीक है ना। चलो
अर्थात एक जहाजी बेड़े को कुछ कुछ हिस्सेदार संयुक्त रूप से भेजते थे कि पार्टनर हुए और इकट्ठा किया और माल भेज दिया, पृथक पृथक से ये लोग भेजने लगे, ये इन्होंने चलाई, मतलब यूनियन चला दी, समय चलो है ना, यूनियन वगैरह। तो बात करते हैं और इसके लाभ को आपस में विभाजित कर लेते थे। अब आती है तुम्हारी 1657 ईस्वी। 1657 ईस्वी में कंपनी में ज्वाइंट स्टॉक, कौन सा ज्वाइंट स्टॉक की बात करें, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का स्वरूप ग्रहण किया, है ना, क्या कर लिया, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का स्वरूप ग्रहण कर लिया। इसमें हिस्सेदारों और कंपनियों पर सामूहिक स्वामित्व स्थापित हो गया, मतलब फिर क्या हो गया, जो हिस्सेदार हुआ करते थे वो मतलब कंपनी के साझेदार हो चुके, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब 1608 की बात करेंगे। 1608 में क्या हुआ था, तो 1608 ईस्वी में कंपनी की पहली लाभदायक यात्रा हुई। तो याद करना है 1608 में पहली क्या हुई थी, कंपनी की लाभदायक यात्रा हुई। तो बात करेंगे इस वर्ष हॉकिंस ब्रिटेन के शासक जेम्स फर्स्ट की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइन को याद करना। तो बात करते हैं इस वर्ष हॉकिंस की बात करते हैं, हॉकिंस हॉकिंस ब्रिटेन के शासक जेम्स फर्स्ट की बात करेंगे। जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर कहां आता है, हमारे भारत में आता है, क्योंकि आपको पता है उस समय किसका शासक हुआ करता था, मुगलों का शासक हुआ करता था। और मुगलों में भी कौन था, तो आप कहोगे मुगलों में भी कौन था, जहांगीर नाम का एक शासक था, जिसे हम सलीम कहते थे, अनारकली वाला, है ना, वही देखने को मिलेगा आपके लिए। तो बात करेंगे हॉकिंस ब्रिटेन के शासक जेम्स सेकंड का राजदूत था, डैश के नेतृत्व में, सॉरी राजदूत के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाज, किसे, हेक्टर नाम से जहाज से आया था ये भारत में, हेक्टर नाम, ये जहाज का भी नाम आपका रखना है। तो हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया था। हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर, मैंने बताया ना सलीम की बात करना है, जहांगीर के दरबार में 1608 से लेकर 1612 ईस्वी तक, ये डेट आपको याद करना है, वेरी इंपोर्टेंट डेट है। 1608 से लेकर 1612 ईस्वी तक रहा। 1608 में इसने जहांगीर से व्यापार की अनुमति भी प्राप्त की थी, व्यापार की अनुमति जहांगीर से तो प्राप्त कर ली थी। मगर जो कौन थे, पहले पुर्तगाली थे, और कौन था, इसका बेटा था खुर्रम, जिसे शाहजहां कहते हैं। बात करते हैं 1608 में इसने जहांगीर से व्यापार की अनुमति तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन पुर्तगालियों के षड्यंत्र और खुर्रम के विरोध से, खुर्रम वही है शाहजहां, ध्यान रखना, शाहजहां का मूल नाम क्या था, खुर्रम। तो बात करते हैं खुर्रम और किसने, पुर्तगालियों के षड्यंत्र से विरोध के कारण सम्राट ने आज्ञा को निरस्त कर दिया था। पहले जहांगीर ने आज्ञा दे दी थी कि आप यहां पर व्यापार कर सकते हो, मगर किसके, पुर्तगालियों के षड्यंत्र और खुर्रम के विरोध से क्या कर दिया, फिर जहांगीर ने मना कर दिया था कि आप व्यापार नहीं कर सकते। इससे हॉकिंस निराश होकर कहां पहुंच गया था, इंग्लैंड वापस चला गया था 6 साल की यात्रा के बाद, ठीक है ना, 4 साल की यात्रा की थी, 4 साल की यात्रा की थी। 1608 में आया, 1612 में ये चला गया था, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको यहां पर याद रखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। अगले बढ़ते हैं, पुर्तगालियों से संघर्ष। अब यहां पर क्या मिलेगा, अंग्रेजों का पुर्तगालियों से संघर्ष के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एक्शन ऑफ, चलो आगे देंगे। यहां देखेंगे अंग्रेजों को पहली महत्वपूर्ण सफलता, अंग्रेजों को पहली महत्वपूर्ण सफलता कब मिली थी, तो वह मिली थी 1611 में। अब हम किसकी बात पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पुर्तगालियों से संघर्ष हो रहा है, क्योंकि इस पर अधिकार किसका है अभी वर्तमान में अरब सागर से होते हुए कौन व्यापार कर रहे हैं, पुर्तगाली ही व्यापार कर रहे हैं। अब पुर्तगाली से कौन विरोध करेगा, अंग्रेज विरोध करेंगे यहां पर। तो आप कहोगे अंग्रेजों को पहली महत्वपूर्ण सफलता 1611 में मिली, जब उसके कप्तान थॉमस नाम का एक कप्तान हुआ करता था, थॉमस बेस्ट, कौन हुआ करता था, थॉमस बेस्ट नाम का एक कप्तान हुआ करता था, जिसने सब्बाली या फिर सौली कह सकते हैं, इसके लिए क्या कह सकते हैं, सब्बाली या फिर सौली, ध्यान रखना है बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। सब्बाली और सौली नामक स्थान पर पुर्तगाली बेड़े को पराजित कर दिया था, मतलब सब्बाली और सौली नाम का एक स्थान था, इस पर क्या किया था, पुर्तगालियों की सेना को हरा दिया था, किसने, अंग्रेजी सेना ने। और उसी दिन से क्या होता है, अंग्रेजों का स्थापित्व क्या होता है अरब सागर में, यहां पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बात करेंगे इससे सूरत को मुगल गवर्नर अंग्रेजों की जो नाभिक शक्ति थी उसको प्रभावित हुए। अंग्रेज जो मुगल गवर्नर थे, जो जहांगीर थे, वो क्या हुए, वो इससे प्रभावित हुए कि वाह, आपने तो भाई किसको, आपने पुर्तगालियों को हरा दिया, तो आप तो क्या हो गए, अब आपका अधिकार हो गया। जब आपका अधिकार हो गया तो हम आपके क्या हो जाएंगे, फिर तो मित्र हो जाएंगे, आप सबको पता है ना।
तो बात करेंगे सख्ती से प्रभावित हुआ और उसने इसका विवरण सम्राट जहांगीर को भेजा। सम्राट जहांगीर को भेजा कि अंग्रेजों ने क्या किसको हरा दिया, पुर्तगालियों को हरा दिया, ठीक है ना, क्योंकि अब किसका अस्तित्व हो चुका है, अब पुर्तगालियों को छोड़कर अब तो भाई अंग्रेजों का अस्तित्व आ चुका है। तो बात करेंगे इससे मुगल दरबार में अंग्रेजों की प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। मुगल दरबार में क्या हो गया, अब पुर्तगाली तो हट गए, अब कौन आ गए, अंग्रेजों की सत्ता वहां पर स्थापित हो चुकी थी, ठीक है ना, उनकी प्रतिष्ठा मतलब उनकी क्या हो गई थी, उनकी अब सराहना कर जाने, सराहना कहते हैं, सराहना करी जाने लगी, ठीक है ना। चलो तो बात करते हैं, पुर्तगालियों ने अपने नाविक बेड़े को शक्ति के कारण ही मुगल दरबार में प्रभाव जमा रखा था। तो पुर्तगालियों ने अपनी नाविक बेड़े की शक्ति के कारण ही मुगल दरबार में क्या रखा था, प्रभाव जमा रखा था। वो किसने कर दिया ना समाप्त, वो अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। अब यह समाप्त हो गया तो बात करते हैं, सम्राट जहांगीर ने टॉमस एल्बर्ट को 1613 ईस्वी में सूरत की स्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। तो अब आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि अंग्रेजों ने पहली स्थायी फैक्ट्री कहां लगाई थी। पहली स्थायी पूछ लेगा, पहली स्थायी पूछ लेगा या पूछ लेगा स्थापित, या पहली स्थायी फैक्ट्री पूछेगा आपसे, पहली स्थायी फैक्ट्री कब लगाई थी। तो ध्यान रखना, पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में कहां लगाई थी, सूरत में लगाई थी। मगर इन्होंने पहले फैक्ट्री भी लगा रखी थी, हाँ पहले थी, पहले अस्थायी कोठी थी, क्या थी, पहले अस्थायी कोठी थी जो सूरत में लगाई थी 7 में और मसूलीपट्टनम में लगाई थी इन्होंने 11 में। वो अस्थायी थी, वो स्थायी नहीं थी। अगर आपको स्थायी करके कहेगा तो स्थायी करके कहेगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगी, 1613 ही लगाना पड़ेगी। अगर आपको पूछ लेगा कोठी स्थापित कब की थी, तो ऐसे आप लगा सकते हो, पहली सूरत में लगाई थी 1607 में और 1607 में, और उसके बाद कहां लगाई थी, उसके बाद इन्होंने लगाई थी मसूलीपट्टनम में, अस्थायी कोठी थी वो, ठीक है ना, मसूलीपट्टनम में लगाई थी, जो लगाई थी 1611 में, वो आप याद कर सकते हो। स्थायी कोठी की बात करेंगे तो कब की थी, स्थायी कोठी की थी 1613 में, कहां पर, सूरत में स्थापित की थी, ठीक है ना। और टॉमस एल्बर्ट को क्या किया था, इसकी आज्ञा दी थी, आप लगा सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाली जहाजी बेड़े, अब यहां पर कौन कह रहे हैं, तो बात करते हैं पुर्तगाली जहाजी बेड़े पर थॉमस बेस्ट की जो स्वाली होल था, कौन सा, जो स्वाली होल की विजय थी, वो भारतीय इतिहास में अंडयार और प्लासी युद्ध के समान ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसके बाद में मुगलों को समाप्त कर दिया गया था, और यहां पर भारत में पूर्ण रूप से पूरे उत्तर भारत की बात करेंगे, और उत्तर भारत में किसका अस्तित्व आ चुका था, उत्तर भारत दक्षिण भारत सब में किसका अस्तित्व आ चुका था, उस समय अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका था। वही बात यहां पर कह रहा है, जिस प्रकार से प्लासी के युद्ध के बाद पूरे विश्व में, पूरे भारत में अंग्रेजों का अस्तित्व हो गया था, उसी प्रकार से दक्षिण भारत की बात करें, जहां पर पुर्तगालियों का अस्तित्व था, वहां पर अंग्रेजों का अस्तित्व हो गया था, स्वापल्ली को जीतते ही, है ना। चलो आगे बात करेंगे, इससे भारत में अंग्रेजों शक्ति की स्थापना हुई। सर थॉमस रो की बात करते हैं, है ना। इसके बाद क्या हो गई, जो यहां पर स्वाली देखने मिलेगा, स्वाली जो अभी जीता था, स्वाली उसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। स्वाली के जीतने के बाद क्या हो गई, अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। तो बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं 1615 ईस्वी में कंपनी ने राजा जेम्स प्रथम की आज्ञा से सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर भेजा। पहले कौन आया, सबसे पहले पूछेगा तो डॉक्टर कौन आया था, हॉकिंस आया था, है ना। उसको भी किसने भेजा था, जेम्स फर्स्ट ने। और इसको भी कौन भेज रहा है, इसको भी जेम्स प्रथम ही भेज रहा है, जेम्स फर्स्ट ही भेजेगा। जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर फिर आया कब, तो आप कहोगे 1615 में आया। कौन आया, आप कहोगे टॉमस रो आया। पहले हॉकिंस आया, उसके बाद दूसरा यात्री कौन था, दूसरा राजदूत कौन था, तो आप कहोगे आया था टॉमस रो। अब टॉमस रो भी कहां जाएगा, जहांगीर के दरबार में जाएगा। तो बात करेंगे सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर मुगल दरबार में भेजा। इसका उद्देश्य मुगल सम्राट से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना था। अपने आकृष्ट और उत्कृष्ट और चतुरता के कारण यह सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त करने में क्या रहा, फरमान प्राप्त करने में सफल हो गया कि आप अपनी कोठियां वगैरह स्थापित कर सकते हो। इसमें क्या रहा, सफल रहा। और जहांगीर ने टॉमस रो को क्या कर दी, अनुमति दे दी कि आप लोग फैक्ट्रियां स्थापित कर सकते हो। तो बात करते हैं, इसमें अंग्रेजों को अहमदाबाद, भड़ौच और आगरा में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी। कहां कहां पर की गई थी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। अहमदाबाद में,
अहमदाबाद गुजरात में पड़ेगा, बात करेंगे भड़ोच में, और कहां पर, आगरा में। इन तीन जगह पर क्या कर दी, इनको फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी गई। तो बात करते हैं 1619 ईस्वी में सर टॉमस रो कहां चला गया, इंग्लैंड चला गया, है ना, इंग्लैंड वापस चला गया। उसने कंपनी को परामर्श दिया कि वह युद्धों और उसकी तैयारी से अलग रहे। क्या रहे, वो युद्धों और उसकी तैयारी से अलग कर सॉरी, यहां पर दोबारा पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं, यह टॉमस रो की बात कर रहे हैं। उसने कंपनी को परामर्श दिया कि वह युद्ध और उसकी तैयारी से अलग रहकर केवल व्यापार पर अपना ध्यान केंद्रित करे। अच्छा, यह बात कहा था इन्होंने कि आप लोग युद्ध नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ क्या कर रहे हैं, टॉमस रो कंपनी को आदेश देकर गया था कि आप सिर्फ लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहां पर व्यापार ही करेंगे, ठीक ना, यह बात उन्होंने कही। तो बात करेंगे कंपनी ने इस परामर्श का सिर्फ 1680 तक ही पालन किया, उसके बाद में अत्याचार करने लगे, लूटपाट करने लगे, वो तो आप सभी को पता ही है फिर, ठीक ना। चलो आगे बात करेंगे, यहां बात करेंगे कंपनी का विस्तार की बात है, कंपनी का विस्तार कैसे कैसे हमारे भारत में हुआ था, ठीक है ना। चलो नई हेडिंग आ गई है कंपनी के विस्तार के बारे में। तो बात करेंगे 1611 ईस्वी में कंपनी ने गोलकुंडा के सुल्तान की अनुमति कोरोमंडल तट पर मुसुलीपट्टनम के स्थान पर प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित करने को कहा, क्योंकि मुसुलीपट्टनम जो था कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट कहां पड़ेगा, आप कहोगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु में मुसुलीपट्टनम मिलेगा आपके लिए, कहां पर, तमिलनाडु में एक तट मिलेगा मुसुलीपट्टनम, ठीक है ना, बंदरगाह। तो वहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमें व्यापार करने की अनुमति दी जाए। तो उसके बाद कौन होता है, गोलकुंडा का जो शासक होता है वो इसको व्यापार करने की मतलब अनुमति वहां पर दे दी जाती है, और वहां पर व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो बात करें दक्षिण भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई, ये भी आपको दक्षिण भारत की पूछ लेगा तो कहां स्थापित की गई थी, मुसुलीपट्टनम में, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना कि मुसुलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी, तो 1611 में, वही दे रखा है यहां पर, ये ठीक है ना, हल्का सा घुमा कर दिया है इन्होंने, मगर मैंने कहा था पहली फैक्ट्री सूरत में। उत्तर भारत की बात करेगा, देखो व्यापारिक कोठी की बात करें, व्यापारिक केंद्र, पहला व्यापारिक केंद्र की बात करेगा तो कहां पर, उत्तर भारत में लगाया था, सूरत में 7 में। और अगर दक्षिण भारत की बात करेगा तो कब, 1611 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर, कोरोमंडल तमिलनाडु में पड़ता है, इसके मुसुलीपट्टनम के स्थान पर प्रथम व्यापारिक केंद्र या दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। बात करेंगे तुम्हारे 1631 में कंपनी में 500 पाउंड की बात कर लें, 1631 में कंपनी ने 500 पाउंड सालाना चुंगी देने के बदले में गोलकुंडा राज्य के समस्त बंदरगाहों को व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर ली। तो गोलकुंडा का जो शासक हुआ करता था उसको कितना दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं 500 पाउंड सालाना, कि आपको 500 पाउंड सालाना चुंगी कर देंगे हम आपके लिए, ये कर होता है चुंगी, ठीक है ना, आपको कर देंगे और आप क्या करोगे, हमें अनुमति क्या करोगे, प्रदान कराओगे। तो गोलकुंडा के बदले समस्त बंदरगाहों पर क्या कर दिया, गोलकुंडा के समस्त बंदरगाहों पर उसने व्यापार करने के लिए अनुमति हासिल, अधिकार प्राप्त कर लिया, ठीक है भाई। चले आगे, तो बात करते हैं 1633 ईस्वी में अंग्रेजों ने उड़ीसा में हरिहरपुर तथा बात करते हैं बालासोर के कारखाने स्थापित कर लिए। कहां पर, बात करते हैं 1633 में अंग्रेजों ने उड़ीसा में हरिहरपुर और बात करते हैं बालासोर में कारखाने स्थापित कर लिए। तो बात करते हैं 1634 ईस्वी में यहां अंग्रेजों को सभी प्रकार के करों से मुक्ति मिल गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, देखो कुछ डेटे याद करना है, सभी डेटे याद नहीं करना है, हमें कोई दिक्कत है, ये याद ना रहे, है ना, क्या हम इसको याद कर सकते हैं, हरिहरपुर और बालासोर को याद कर सकते हैं, ये तो याद कर सकते हैं ना, कुछ चीजें आपको याद रहेंगी, कुछ नहीं याद रहेंगी, तब भी आपको लिखना तो पड़ेगा ना, मगर आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो आप नहीं कर सकते। कुछ पॉइंट होते हैं जो याद करने को होते हैं, आपको ये वाला है, ये वाला पॉइंट लिख लो, हरिहर और कौन सा लिख लो, यहां पर बालासोर लिख लो, इसको याद कर लो, कुछ पॉइंट तो भाई आपको याद करना पड़ेंगे, ठीक है ना। चलें आगे फिर, तो बात करते हैं कारखाना स्थापित कर लिया, फिर क्या होता है, ये डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 1834 की, सॉरी 1634 की, 1634 ईस्वी में यह अंग्रेजों को सभी प्रकार के करों से मुक्ति मिल गई थी। तो बात करते हैं 1639 की बात है, 1639 में कंपनी को चंद्रगिरी के राजा से वर्तमान मद्रास का
स्थान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? चंद्रगिरी का जो राजा हुआ करता था उससे वर्तमान मद्रास का यहां पर मद्रास प्राप्त हो जाता है, जहां उन्होंने सेंट जॉर्ज किले की निर्माण किया। यह बहुत इंपोर्टेंट है भाई, तो मैं कह रहा था यह बहुत इंपोर्टेंट है। तो आपसे पूछ लेगा कि ये बताओ कि सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको ध्यान रखना है अंग्रेजों ने करवाया था। कहां करवाया था? तो आप कहोगे मद्रास में करवाया था। किससे आज्ञा ली थी? तो आप कहोगे वह ली थी चंद्रगिरी के राजा से। कहां से? चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने क्या ली थी? अनुमति ली थी। इतनी बातें आपको यहां पर याद रखना है। का निर्माण किया, कोरोमंडल तट पर कंपनी का यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। तो कोरोमंडल तट पर क्या किया? इसको जो यहां पर कौन सा आपको सेंट जॉर्ज किला बनवाया था, इसको क्या बनाया इन्होंने? मेन केंद्र बनाया। ठीक है ना, व्यापार का। कोरोमंडल तट पर कंपनी का यह मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया था कि यहां से भाई आएगा माल जाएगा माल, आएगा माल और जाएगा माल। तो बात करते हैं 1651 ईस्वी में हुगली बंदरगाह में कंपनी ने एक बस्ती बनाई और चीनी, रेशम, सोरे का व्यापार आरंभ किया। पटना, ढाका, बात करते हैं राजमहल में भी कंपनी ने व्यापारिक कोठियां स्थापित की। यह वार्षिक कर के बदले कंपनी ने कर मुक्त व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन कर्मचारियों की धन की मांग से वह तंग आ चुकी थी। को आपको पता भी कर्मचारी काम करेंगे तो पैसा तो लेंगे ही लेंगे, है ना। तो भाई उतना प्रॉफिट नहीं हुआ था। क्योंकि प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? क्योंकि अंग्रेज तो हर कोई चाहता है कि बीच में मैं भी कुछ ना कुछ खाऊं, है ना, कुछ ना कुछ मैं खाऊं जो कि मुझको क्या मिले? लाभ मिले। तो ऐसा ही भाई यहां पर भी देखने को मिला। तो कंपनी आ गई, क्या हो गई? तंग हो गई इनसे कि ये लोग क्या करने लगे? ये लोग भ्रष्टाचार बीच में ही करने लगे। तो बात करेंगे बगले मुक्त व्यापार की बात करेंगे, कहां तंग आ गई थोड़ा था ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अधिक बात करेंगे कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया, लेकिन कर्मचारियों के धन की मांग से वह तंग आ गई। अंत में व्यापार के लिए सुरक्षित स्थान प्राप्त करना चाहती थी। कंपनी का संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको जोसिया, ध्यान रखना कौन था? जोसिया चाइल्ड। जोसिया चाइल्ड का मत था कि मुगल साम्राज्य की विघटन हो रहा है। कैसा हो रहा है? मुगल साम्राज्य का जो हो रहा है वो विघटन हो रहा है। जोसिया चाइल्ड का मत था कि मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा है, मुगल साम्राज्य खत्म होने को जा रहा है। तो बात करेंगे इसलिए कंपनी को अब अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक शक्ति की भी संगठन करना चाहिए। मतलब क्योंकि मुगल जो संगठन था वो क्या था? कमजोर होता जा रहा था। मुगल संगठन कमजोर होता जा रहा था। आस पड़ोसी के जो राजा हुआ करते थे वो अपनी बहुमत बढ़ाते हुए जा रहे थे, है ना। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ऐसा हो गया तो हमें यहां पर व्यापार करने को नहीं मिलेगा। यहां पर किसका अधिकार हो जाएगा? फिर यहां के स्थायी राजाओं का अधिकार हो जाएगा। इसलिए हमें अब मुगलों की जगह हमें अपनी सेना स्थापित करनी चाहिए। तो बात करते हैं इस प्रकार से अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक शक्ति का संगठन करना चाहिए। इस समय मुंबई के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मुंबई का गवर्नर हुआ करता था कौन? सर जॉन चाइल्ड। यद्यपि इसके उपनाम मिलते जुलते थे लेकिन वे संबंधी नहीं थे। बात करते हैं 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा ने 10 पाउंड वार्षिक किराए के मुंबई अंग्रेजी कंपनी के लिए क्या कर दी? दे दी कि आप लोग ऐसा करो कि 1668 की बात है। किसकी? 1668 की बात है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेट। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा 10 पाउंड, कितने? इंग्लैंड का जो राजा हुआ करता था उसने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो मुंबई हुआ करती थी उसको अंग्रेज जो कंपनी थी, कंपनी अलग थी, राजा अलग था। ध्यान रखना, इंग्लैंड का राजा ने किसको? कंपनी को। जो कंपनी कर्मचारी चला रहे हैं वहां पर, जो कंपनी कर्मचारी चला रहे हैं उन कर्मचारियों के लिए क्योंकि भाई घाटा पड़ रहा है, ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जब खुद कमाएंगे खुद खाएंगे, मुझे तो मेरा मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से इसने क्या कर दिया? कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर मुंबई के लिए जो कंपनी थी उसके लिए दे दिया। जब मराठों ने सूरत को 2 बार लूटा, अब यहां पर मराठा युद्ध देखने मिलेंगे आगे, तो बात करेंगे जब मराठा ने सूरत को 2 बार लूटा तो वहां के व्यापारियों में भगदड़ मच गई। इसके बाद अंग्रेजों ने मुंबई को पश्चिमी तट पर अपना केंद्र बनाया। कहां बना दिया? फिर उन्होंने मुंबई को पश्चिमी तट का क्या बना दिया? केंद्र बना दिया। क्योंकि पहले कहां जाते थे? पहले नीचे की ओर जाते थे, केरल, तमिलनाडु की ओर।
अब इन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने मुंबई में ही अपना केंद्र स्थापित कर दिया, क्योंकि मुंबई भी कहां पे है, समुद्र किनारे है। तो अब इन्होंने क्या किया, मुंबई को अपना पश्चिमी केंद्र बना लिया। तो बात करते हैं मुंबई का गवर्नर सर जॉन साइल्ड भी सैनिकवादी नीति का समर्थक था। जो मुंबई का उस समय जो गवर्नर बना था वो कौन बना था, सर जॉन साइल्ड। सर जॉन साइड जो हुआ करता था भी सैनिक नीति का समर्थन था, इसीलिए अंग्रेज और मुगलों में संघर्ष अनिवार्य हो गया कि भाई जब तुम यहां पर लूटपाट करोगे तो हम भी क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये अंग्रेजों की भी नीति यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं मुगलों से संघर्ष। ठीक है ना, अब क्या पढ़ेंगे, मुगलों से संघर्ष के बारे में यहां पर हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, एक मिनट को, लंबी वीडियो तो नहीं हो जाएगी, चेक कर लूं, बस 1 मिनट रुकना है। चलो ठीक है ना, तो बात करते हैं मुगलों से संघर्ष। ऐसा करके यहीं पर देख लें, छोटा सा टॉपिक है, तो इस छोटे टॉपिक को खत्म करेंगे यहीं पर, उसके बाद में फिर देखेंगे कंपनी की स्थिति सुदृढ़ होना, वो देखेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है ना, तो हम मुगलों के संघर्ष को क्या करेंगे, यहीं पर खत्म कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक है, वरना वीडियो 10-15 मिनट की बनेगी, कोई फायदा नहीं रहेगा। तो मुगलों के संघर्ष की बात कर लें, किसकी बात कर लें, मुगलों से संघर्ष की अगर बात करेंगे तो इसको भी यहीं पर खत्म कर देते हैं, क्योंकि मुगलों की बात हमने कर ली। ठीक है ना, तो हम यहीं पर क्या करेंगे, खत्म कर देते हैं। तो बात करते हैं 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने चिटगांव पर अधिकार करने के लिए नाविक आक्रमण कर दिया। कहां कर दिया, 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने चिटगांव पर अधिकार करने के लिए नाविक आक्रमण कर दिया, लेकिन उनका यह प्रयास बुरी तरह कैसा रहा, असफल रहा। इस पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने आज्ञा दी कि उनकी बंगाल की सब कोठियां छीन ली जाएं। तो किसने, मुगलों की बात हो रही है ना, मुगलों से किनका युद्ध होने लगा, मुगलों का अंग्रेजों से युद्ध होने लगा। देख लो यहां पर, क्योंकि मुगलों ने 2 बार यहां पर लूट लिया मराठों ने, तो अब यहां पर क्या मिल रहा है, अब यहां पर युद्ध देखने को मिल रहा है मराठों के बीच। तो मुगल साम्राज्य औरंगजेब ने आज्ञा दी कि उनकी बंगाल की सभी कोठियां, जो भी अंग्रेजों की बंगाल में सभी कोठियां हैं, उनको छीन लिया जाए। तो मुगलों ने पश्चिमी तट पर मुंबई पर भी आक्रमण कर दिया। तो बात करते हैं इसका बदला लेने के लिए अंग्रेजों ने मुगलों के यात्री जहाजी को लूटना प्रारंभ कर दिया। जो मुगलों के यात्री जहाजी थे उनको लूटना प्रारंभ कर दिया। तो बात करते हैं, मुगलों ने पटना हो गया, काशिम बाजार हो गया, मसूलीपट्टनम, और बात करें कौन सी, की कोठियों पर कब्जा बना लिया, है ना। मुगल भी बहुत शक्तिशाली थे, जहांगीर, औरंगजेब बहुत शक्तिशाली थे। तो बात करेंगे, मुगल तो मुगल थे, पूरी दिल्ली पर सल्तनत है उसका, है ना। तो बात करेंगे मुगलों के यात्री जहाजों को लूट आरंभ कर दिया, किसने, अंग्रेजों ने। फिर बात करते हैं, तुम्हारे मुगलों ने पटना, कासिम बाजार, मसूलीपट्टनम की कोठियों पर कब्जा कर लिया, अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। अंत में 1690 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्षमा प्रार्थना की और भारी जुर्माना भी दिया। तो औरंगजेब क्या करता था, औरंगजेब अंग्रेजों को तुच्छ माना करता था। औरंगजेब जो था वो अंग्रेजों को क्या मानता, तुच्छ समझता था। अतः उसने उनके क्षमा करके कोठियां भी वापस कर दी इसने, कि भाई अपनी कोठियां पकड़ो, है ना, ये तुच्छ समझता था इनके लिए। और बात करते हैं, और व्यापार की आज्ञा भी दे दी। अब बंगाल में उन्होंने, बात करते हैं, सूतानाती को अपना केंद्र बनाया। कहां पर, बंगाल में। आपसे पूछेगा कि बंगाल में अंग्रेजों ने किस जगह को अपना केंद्र बनाया था, तो ध्यान रखना किसको, सूतानाती के लिए। तो बंगाल में इन्होंने सूतानाती को अपना केंद्र बनाया, क्योंकि यह समुद्री से निकट पड़ता था। बात करते हैं, सुल्तानी के पास जो तुम्हारा क्या मिलेगा, सूतानाती मिलेगा। सूतानाती के आपके पास एक मिलता था कालीकटा और एक मिलता था गोविंदपुर। ये 3 जगह मिलती हैं, 3 गांव मिलते थे आसपास में, एक सूतानाती, एक कालीकोटा और एक कौन सा, गोविंदपुर। 2 अन्य गांव थे। कालीकाटा को नाम पर व्यापारिक केंद्र का नाम कलकत्ता पड़ गया। किसका, कालीकाटा जो कालीकाटा था, इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम अंग्रेजों ने कलकत्ता डाल दिया। और इन तीनों नगर की स्थापना, सूतानाती और कालीकाटा और गोविंदपुर, इनको तीनों को इकट्ठा करके एक नाम दिया गया, जिसका नाम क्या था,
कलकत्ता था। तो आपको ध्यान रखना है कलकत्ता किससे मिलकर बना हुआ है, किन गांवों से मिलकर बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है एक सूतानाती, एक कालीकाटा और एक गोविंदपुर, इन 3 गांवों से मिलकर एक शहर का निर्माण हुआ था जिसका नाम था कलकत्ता, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने किया था, आप कहोगे अंग्रेजों ने किया था। फिर बात करते हैं 1700 ईस्वी में यहां उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज अलग है, ये फोर्ट विलियम संस्था अलग है, ध्यान रखना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब होती है, 1800 ईस्वी में कलकत्ता में, मगर ये कौन सा, ये फोर्ट विलियम है सिर्फ। तो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 1700 ईस्वी में की गई कलकत्ता में। ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। तभी आपको 1800 में क्या मिलेगा, यहीं पर आपको मिलेगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होगी, ठीक है ना। तो आज हम यहीं तक रहते हैं, कल को देखेंगे कंपनियों की स्थिति सुदृढ़ होना, ठीक है ना। कल हम क्या देखेंगे, थोड़े से फैक्ट्स बचे हैं, इनके बारे में कल देखेंगे क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी वरना बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। कंपनियों का सुदृढ़ होना, और बात करते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है क्योंकि तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी, और बात करते हैं एक न्यू इंडिया कंपनी बनेगी यहीं पर, एक और बनेगी न्यू इंडिया कंपनी। एक तो होगी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना किसने की थी, महारानी एलिजाबेथ ने की थी, है ना, 31 दिसंबर 1600 में। अब एक कंपनी और आएगी यहीं पर, एक कंपनी अंग्रेजों में और बनेगी जिसका नाम होगा न्यू इंडिया। न्यू इंडिया और कौन सी, और आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी मिलकर एक बनाएगी संयुक्त, क्या बनाएगी, आपको बनाएगी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बनाएगी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की फिर स्थापना हम कल देखेंगे कि कैसे हुई थी, क्या क्या हुआ था, ठीक है ना। तो आज हम यहीं पर रहने देंगे, तो क्लास आपको प्रॉपर लेना पड़ेगी। आप कहो कि बीच में मैं जुड़ जाऊं और मेरी क्लास पूरी हो जाए, तो आपकी नहीं होगी। आपको शुरू से अगर अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए चलोगे तो कहानी आपको समझ में आएगी। कहानी के तौर पे पढ़ोगे तो आप बिल्कुल झंडा गाड़ के आओगे एग्जाम में, और एक एक बात को अच्छी प्रकार से लिख कर भी आओगे। अगर बीच से आप जोड़ोगे तो आप भाई उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो क्लास को ही बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।